एवरीवन, जर्मन विचारक मैक्स वेबर, आपको मैं बता दूं 1864 से 1920 तक का इनका काल है और ये कार्ल मार्क्स के स्वदेशी हैं, कार्ल मार्क्स के विरोधी भी हैं, एक ही देश के हैं। कार्ल मार्क्स जहां आर्थिक निर्धारणवाद को मानते हैं, अब एक ही आयाम को मानते हैं, एकलवादी हैं, वहीं मैक्स वेबर आर्थिक आधार को ही नहीं बल्कि कहते हैं कि समाज का कोई भी आधार सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक कोई भी विचारधारा, धर्म, संस्कृति किसी भी विचारधारा को प्रभावित कर सकता है, यानी ये बहुलवादी हैं। तो ये आलोचक भी हैं कार्ल मार्क्स के, जर्मनी के हैं और इनके भी काफ़ी सिद्धांत हैं। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत देखते हैं, इन ब्रीफ में इनको देखा जाए कि इनके क्या क्या कारनामे हैं। तो सामाजिक, और इनसे काफ़ी क्वेश्चन आता है। समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का संबंध का अध्ययन इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान माना है। व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान का मतलब सब्जेक्टिव मीनिंग है, यानी मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कर्ता जो काम करता है वो क्यों करता है यह कर्ता ही बताएगा। इस बात को, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति गाल पे हाथ रखे हुआ है, तो गाल पे हाथ वो क्यों रखा है, सामने वाला 4 मीनिंग निकाल सकता है। सामने वाला ये कह सकता है कि सर में दर्द होगा, दांत में दर्द होगा, लेकिन क्यों वो रखे हैं, कोई फैशन से रखा है, कोई बात है, ये बात तो वो व्यक्ति बताएगा। आत्मनिष्ठ अर्थ, सब्जेक्टिव मीनिंग का मतलब यही हो, और इसी को फोकस करते हैं और बोलते हैं कि जब तक, यही है व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान, कि जब तक आप कर्ता के अर्थ में उस सामाजिक क्रिया को नहीं समझेंगे तब तक आप सही अर्थों में समाजशास्त्र को नहीं समझेंगे। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान, यानी कर्ता के हिसाब से, यानी सब्जेक्टिव मीनिंग के हिसाब से समझने का। अब समझिए सामाजिक क्रिया क्या है। तो सामाजिक क्रिया को के वो 3-4 कैरेक्टर बताते हैं कि सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होती है। अर्थपूर्ण का मतलब समझ गए, सब्जेक्टिव मीनिंग, कर्ता का अर्थ। और सामाजिक क्रिया में बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जुड़ा होता है। सामाजिक क्रिया अतीत, वर्तमान और भविष्य के व्यवहारों से प्रभावित होती है। कोई भी सामाजिक क्रिया बिना इससे नहीं होती। मान लिया आप बीए कर रहे हैं तो इंटर किए हैं तभी तो बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीए किए हैं तो पास्ट से जुड़ी हुई है। और सामाजिक क्रिया देखिए, सभी तरह की बाह्य क्रियाओं को सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। सामाजिक क्रिया के लिए दूसरे व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क होना ज़रूरी है, उसके बाद प्रभावित होना ज़रूरी है। सामाजिक क्रिया में एक दूसरे का, बोलते हैं मैक्स वेबर, प्रभावित होना ज़रूरी है। लक्ष्य के संबंध में तर्कपूर्ण क्रिया, ये सामाजिक क्रिया का एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो गोल से रिलेटेड होता है। दूसरा है गोल ओरिएंटेड, एक है वैल्यू ओरिएंटेड, ठीक है। इसको लॉजिकल तार्किक क्रिया भी इसी को कहते हैं, ये ध्यान में। तर्कपूर्ण क्रिया यानी इसमें लक्ष्य और साधन में तालमेल होता है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति कुछ काम करना चाह रहा है और उसके लक्ष्य के अकॉर्डिंग कर रहा है। और ये क्रिया है वैल्यू ओरिएंटेड, मूल्य के आधार पे कर रहा है। भाई ये परंपरागत मूल्य है किसी काम को करने का। समाज में जैसे मान लिया किसी जहाज़ का कप्तान जब अपने डूबते हुए जहाज़ के साथ स्वयं भी डूब जाने का निर्णय लेता है तो उसकी एक क्रिया क्या है, विशेष मूल्य से संबंधित है। इस तरह की क्रिया होती है। उसके बाद भावनात्मक क्रिया, इमोशनल अफेक्शन एक्शन या इमोशनल एक्शन, जैसे माँ अपने बेटे को प्यार करती है, कोई एक दूसरे को, मित्र का प्यार करना एक दूसरे से। उसके बाद परंपरागत क्रिया, पिता को नमस्कार करना, दादा को नमस्कार करना, इस तरह की जो अतिथि सत्कार करना, ठीक है, इस तरह की जो क्रिया है वो परंपरागत क्रिया है। तो ये रहा कुल मिला करके। तो कौन कौन सी बात है, प्रभावित होना, सामाजिक अंतः क्रिया, वर्तमान, भविष्य और भविष्य, वर्तमान और पूर्व से जुड़ा हुआ होता है, ये चीज़ें। वर्स्टेन, ये समझिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वर्स्टेन वही है, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, व्याख्यात्मक बोध। व्याख्यात्मक बोध क्या हुआ, सब्जेक्टिव मीनिंग। जब कोई करता, देखिए एक्शन जब करता है तो एक्शन कितने तरह के हैं, तार्किक, परंपरागत, मूल्यांकनात्मक, भावनात्मक, जो 4 तरह के अभी बताया आपको। ये सारी क्रिया करता है। उन सारी क्रिया करने में मैक्स वेबर का कहना है कि कर्ता का अर्थ बहुत ज़रूरी है।
उसी अर्थ को वो कहते हैं बोध, अंडरस्टैंडिंग। कर्ता का अभिप्राय क्या है, कोई काम कर्ता क्यों कर रहा है, कर्ता ने महाविद्यालय में किसी विद्यार्थी ने एडमिशन क्यों लिया, क्या वो बीए करना चाह रहा है, एमए करना चाह रहा है, या कोई और मीनिंग है। तो सब्जेक्टिव मीनिंग का बहुत बड़ा रोल है। किसी पार्टी में आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पार्टी में जाने की वजह क्या है, किसी से मिलना है या खाना खाना है या क्या है। तो ये है कर्ता का असल मीनिंग। ठीक है। वेबर ने दो मुख्य प्रणालियों का उल्लेख किया, विवेकपूर्ण बोध, रैशनल अंडरस्टैंडिंग जो लॉजिकल होता है, और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो भावना पे आधारित होता है। ठीक है। ये नेट में आता है, इस तरह के क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेंगे। तो वर्स्टेहन ये रहा, वर्स्टेहन उनकी पद्धति है। आइडियल टाइप भी उसी तरह से उनकी एक साइंटिफिक मेथड है। अब आइडियल टाइप क्या है उसको आप समझ लीजिए ब्रीफ में। आइडियल टाइप देखिए, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के अध्ययन के दौरान, मैक्स वेबर ने सत्ता के अध्ययन के दौरान आदर्श प्रारूप की चर्चा की है। सत्ता का आदर्श प्रारूप बनाया और सामाजिक क्रिया का आदर्श प्रारूप बनाया। तो आदर्श प्रारूप एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन है। मैक्स वेबर बोलते हैं कि तुलना करो। देखिए, याद कीजिए, एमाइल दरखाइम भी बोलते हैं, अगस्ट कॉम्ट भी बोलते हैं तुलना करो। तो मैक्स वेबर कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन। अब जैसे सामाजिक क्रिया को 4 हिस्से में बांट के अध्ययन किया, इसी को वो बोलते हैं, इनका नाम डालते हैं आदर्श प्रारूप। तो आदर्श प्रारूप कोई आदर्श नहीं है, बल्कि एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन है। और इसमें वो क्या कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव मीनिंग पर ज़्यादा जोर देते हैं। कहते हैं वैज्ञानिक अध्ययन तभी होगा जब कर्ता के सही अर्थ को जानेंगे। अब आदर्श प्रारूप की विशेषता को आप देख लीजिए। आदर्श प्रारूप स्वयं में कोई सिद्धांत न होकर अध्ययन की केवल एक प्रणाली है, कोई सिद्धांत नहीं है, अध्ययन करने का एक तरीका है तुलनात्मक अध्ययन। आदर्श प्रारूप कुछ तर्कपूर्ण और सुसंबद्ध व्यवहारों की एक श्रेणी है। देख लीजिए, श्रेणी बनाना यानी कुछ क्लास बनाना। वेबर्स के अनुसार आदर्श प्रारूप कोई ऐसी सैद्धांतिक परिकल्पना नहीं है। आदर्श प्रारूप की प्रकृति औसत भी नहीं है। ठीक है, ये औसत नहीं है, बल्कि ये तुलना है। आदर्श प्रारूप का निर्माण करना स्वयं में एक लक्ष्य नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति अथवा क्षेत्र से संबंधित आदर्श प्रारूप एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। इनको आप कर लेंगे और लिख लीजिए पॉइंट। तुलना के एक घटक के रूप में आदर्श प्रारूप की प्रकृति बहुत कुछ स्थायी होती है। ठीक है। एक आदर्श प्रारूप का निर्माण करने वाले तत्व आदर्श प्रारूप की प्रत्येक विशेषता से संबंधित न होकर केवल कुछ अधिक महत्वपूर्ण अनिवार्य विशेषताओं से संबंधित है। तो ये सब है कुल मिलाकर के आदर्श प्रारूप पहला प्रकार घटनाओं के वर्गीकरण के लिए होता है और एक व्यवस्थित आधार प्रदान करता है। पहले वर्गीकरण कीजिए जिस चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं, वो मैक्स वेबर बोलते हैं। आदर्श प्रारूप का दूसरा प्रकार उन कारकों को ज्ञात करना है। ये प्रकार है, 3 प्रकार उन्होंने आदर्श प्रारूप के बताए हैं। इसको आप पहला प्रकार क्या है, घटनाओं का वर्गीकरण। दूसरा प्रकार उन कारकों का ज्ञात करना, कारकों का ज्ञात करना जो आदर्श दशाओं में उत्पन्न होने वाले विचलन की प्रकृति और सीमा को स्पष्ट करती है। तीसरा आदर्श प्रारूप का तीसरा जो प्रकार है सैद्धांतिक विश्लेषण से संबंधित है। तो ये है कुल मिलाकर के मैक्स वेबर का। और धर्म का समाजशास्त्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्स वेबर ने रिलीजन पे काफ़ी काम किया है। उनकी पुस्तक है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें एक्चुअली मैक्स वेबर देखिए कार्ल मार्क्स के स्वदेशी थे। कार्ल मार्क्स इकोनॉमी को सब चीज़ मानते हैं, मैक्स वेबर इकोनॉमी को सब चीज़ नहीं मानते। मैक्स वेबर ने पाया अपने अध्ययन के दौरान कि धर्म और विचारधारा और मूल्य के कारण समाज में बदलाव आता है, और कहा प्रोटेस्टेंट धर्म के एथिक्स और विचार पूंजीवाद का जनक है, पूंजीवाद को के स्पिरिट को बढ़ाता है। तो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का मतलब हुआ प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार जो है विचार ऐसे हैं जो पूंजीवाद को। तो उन्होंने विश्व के 6 बड़े धर्मों का अध्ययन किया, हिंदू, इस्लाम, ईसाई में प्रोटेस्टेंटिज्म, कैथोलिक, ठीक है, और बुद्ध, जैन। इन सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद इस किताब प्रोटेस्टेंट एथिक एंड कैपिटलिज्म में अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि दुनिया में पूंजीवाद का विकास जहाँ जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म रहा है वहाँ वहाँ पूंजी का उत्पन्न हुआ है, और पूंजी की उत्पन्न इन विशेषताओं को निम्न रूप से समझ सकते हैं। व्यवसाय की व्यवस्था का वैज्ञानिक ढंग, उत्पादन प्रणाली में वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग वो लोग लगाते हैं, वैज्ञानिक नियम
क्या है इसके पीछे? मुक्त श्रम तथा मुक्त व्यवसाय इनके महत्वपूर्ण बिंदु है। व्यवसाय तथा बिक्री के लिए संगठित बाजार, ये मतलब एक बाजार व्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था को बता रहा है। प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार देखिए आखिर क्या थे, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट धर्म में और पूंजीवाद में सहसंबंध है। और पूंजीवाद इतना डेवलप हुआ जहाँ जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म ये साबित करना चाह रहे हैं, परंपरागत मूल्यों से तर्कपूर्ण मूल्यों की स्थापना। वेबर द्वारा बतलाया गया प्रोटेस्टेंट धर्म के इन आचारों को समझकर ही उनके पूंजीवाद के विकास से संबद्ध ज्ञात किया जा सकता है। परंपरागत मूल्यों से तर्कपूर्ण मूल्यों की स्थापना करते हैं। उसके बाद कार्य के प्रति रचनात्मक विश्लेषण, मुक्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ साल्वेशन जो है ना वो देते हैं पूंजी में है कि जितना जो पैसा कमाएगा वही उसी को मुक्ति मिलेगी। जबकि दूसरे धर्मों में आप ये देखिए वो कहते हैं कि जितना मतलब इकोनॉमी को छोड़ेगा वो ईश्वर के करीब होगा, यहाँ उल्टा है। इसीलिए ऋण के लिए ब्याज के प्रति नवीन दृष्टि, कहा कि ब्याज में पैसा कमाना बुरी बात नहीं है कैथलिक प्रोटेस्टेंट धर्म, जबकि कैथलिक इसके उल्टा थे, ब्याज को अपराध मानते थे। तो इसीलिए प्रोटेस्टेंट धर्म विकसित हुआ। नशे पर प्रतिबंध है प्रोटेस्टेंट धर्म में, जबकि और सब धर्मों में नशे खूब चल रहे हैं। तो ये कहना है। साक्षरता तथा सीखने को प्रोत्साहन है प्रोटेस्टेंट धर्म में, खूब पूंजी को बढ़ाने के लिए साक्षरता की जरूरत पड़ती है। अवकाश का बहिष्कार, छुट्टी नहीं लेते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग छुट्टी नहीं लेते। प्रोटेस्टेंट वैराग्य में भी नहीं जाते हैं, वो कहते हैं बस कमाओ, जितना कमाओगे उतना ज़्यादा स्वर्ग मिलेगा। तो इस तरह से कारण और परिणाम है एक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का, लेकिन इसकी आलोचना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जहाँ पे भी क्या कह रहे हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म रहे वहीं पूंजी विकास हुई। जहाँ जैसे भारत में अग्रवाल है, जापान में कहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म है, बौद्ध धर्म है, कैपिटल काफ़ी है। उसके बाद आप ये देख लीजिए भारत में अग्रवाल लोग, भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज़, भारत में उसके बाद आप देखिए बहुत सा सऊदी अरब में बहुत सारे लोग कैपिटलिस्ट हो गए। तो ये इस बात की आलोचना है कि प्रोटेस्टेंट धर्म ही एकमात्र धर्म है जिसको अपनाएगा। तो उनका कहना है कि कुछ लोग जो प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाए तो पूंजीपति हो गए, अमीर हो गए, कुछ लोग जो प्रोटेस्टेंट धर्म जहाँ पे थे वो लोग अमीर थे। तो ये एक गलत धारणा है, ये इनकी आलोचना है। हेलो, यहाँ हम लोग मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा को देख लेंगे। मैक्स वेबर ने सत्ता का अध्ययन क्यों किया, एक नज़र देखिए सत्ता का अध्ययन इसलिए किया कि सबसे पहले तो शक्ति और सत्ता को समझिए। शक्ति और सत्ता क्या है? शक्ति को वैधता प्रदान हो जाती है तो वो सत्ता कहलाती है। जैसे सपोज के पुलिस की सत्ता, जैसे सपोज जज की सत्ता। अब मान लो कोई व्यक्ति प्राइवेट में पुलिस तो नहीं हो सकता ना, लेकिन अथॉरिटी मिल गई, यानी उसको सैंक्शन, सोशल सैंक्शन मिल गया, यानी एक वैलिडिटी मिल गई शक्ति को, तो वो सत्ता बन जाती है। अब सत्ता का अध्ययन इन्होंने इसलिए किया कि सत्ता के आधार पे व्यवहार और संबंध बनते हैं, संबंधों का निर्धारण। तो इसीलिए समाज में उन्होंने सत्ता का अध्ययन करना ज़रूरी समझा। और सत्ता के कई प्रकार होता है कि सत्ता के पहले प्रकार में उन्होंने कहा वैधानिक सत्ता। ये वैधानिक सत्ता वो सत्ता है जो कानून के द्वारा प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आता है, इसको रैशनल लीगल अथॉरिटी बोलते हैं। जैसे मान लिया जज की सत्ता, प्रिंसिपल की सत्ता, डीजीपी की सत्ता। दूसरा है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता जो परंपरा से मिलती है, जैसे पिता की सत्ता, ब्राह्मण की सत्ता, ये सारी सत्ता परंपरा के आधार पे है। पिता जो अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा है वो परंपरा के आधार पे करता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा प्रकार जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने चमत्कारिक सत्ता की बात की, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी की बात की। ये सारे क्वेश्चन नेट में आते हैं। चमत्कारिक सत्ता वो है जो व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता के आधार पे न तो उसको कानून से मिलता है और न तो उसको परंपरा से मिलती है, बल्कि अपनी योग्यता, क्षमता के आधार पे उसको बना लेता है। जैसे महात्मा गांधी हुए और बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो अपनी सत्ता जो है ना अपनी सत्ता को स्वीकार करवा लिया लोगों से। तो ये चीज़ें हैं। और ब्यूरोक्रेसी को भी जानना जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी क्या है थोड़ा एक नज़र समझ लेते हैं। अधिकारी तंत्र जो है ना ये आधुनिक युग का
आपकी आधुनिक शासन प्रणाली की एक विशेषता है और इसमें तार्किक सत्ता पाई जाती है। इनकी कुछ विशेषता को अधिकारी तंत्र के 4 पक्षों को स्पष्ट किया। अधिकारी तंत्र के विकास के ऐतिहासिक कारण भी है। उसके बाद कार्य प्रणाली में वैधानिक शासन का प्रभाव होता है, इसमें इस पर आप ध्यान दे दीजिए। पैतृक शासन की कार्य प्रणाली और उसके बाद आधुनिक विश्व में अधिकारी तंत्र के लक्षण क्या क्या हैं वो उसको हम लोग एक बार इसको देख लिया जाए। आखिर अधिकारी तंत्र क्या है। सबसे पहले इसका अध्ययन जो है ना मैक्स वेबर ने किया और मैं इसकी विशेषता को समझता हूँ। अधिकारी तंत्र के अंतर्गत सरकारी काम निरंतरता के आधार पर किया जाता है। अधिकारी तंत्र के अंतर्गत प्रत्येक कार्य पूर्व निश्चित नियमों के अनुसार होता है। अब इसको आप एक्सप्लेन, हर काम नियम से होता है, कोई काम बिना नियम नहीं होता है। जैसे बैंक में, रेलवे में, संपूर्ण अधिकारी तंत्र में प्रत्येक अधिकारी के दायित्व, अधिकार उसके विभाग की सत्ता का एक अंग मात्र होते हैं। पूरा व्यवस्था होती है जिसमें सीढ़ी नुमा होता है, ऊंचे पद, नीचे पद, ऊंचा पद, नीचा पद, बीच का पद होता है। जैसे मान लो कि पुलिस व्यवस्था, तो आप डीजीपी से लेकर के डीआईजी, एसएसपी, उसके बाद एसपी, डीएसपी, डाईएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इस तरह से अधिकारी तंत्र रहता है। ठीक है। इस तंत्र में सरकारी कार्य, व्यक्तिगत कार्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। सरकारी कार्य होता है, कोई भी अधिकारी अपने पद का उपयोग उसे व्यक्तिगत ही संपत्ति मानकर नहीं कर सकता है। ठीक है, ये है कुल मिलाकर के अधिकारी तंत्र के प्रशासनिक संगठन का एक प्रमुख नियम होता है। बिना नियम के कुछ नहीं होता, लाल फीता शाही होता है इसमें, बस उसके अकॉर्डिंग चलता है ये। तो ये है कुल मिलाकर के। अब उसके बाद टोलकट पार्सन्स पे हम लोग बात करेंगे।